हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 7 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आज हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आइए इसका परिचय देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और तारों आदि से बना होता है। तो क्या है बच्चों? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, जो किससे बना है बच्चों? सर्किट और तारों आदि से बना होता है। आधुनिक युग में कंप्यूटर कई प्रकार की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने का सबसे लोकप्रिय साधन बन चुका है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर किए गए प्रोग्रामों के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। यह उपलब्ध कराए गए डाटा को स्वतः स्वीकार करता है, इसका विश्लेषण और प्रोसेस करने के पश्चात वांछित परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर को विकसित करते समय यह सोचा गया था कि यह एक तीव्र गणक मशीन होगी, मतलब बहुत तेजी से कार्य करेगी, ऐसी मशीन होगी ये। आजकल होने वाले अधिकांश कार्यों का स्वरूप असंख्यिक हो गया है, जैसे छात्रों या कर्मचारियों के रिकॉर्ड या रेलवे आरक्षण के लिए यात्रियों के विस्तृत विवरण का आदि, ठीक है। हम वर्तमान परिदृश्य में कंप्यूटर्स के महत्व और प्रयोग के बारे में पहले ही जान चुके हैं। हमारे जीवन का कोई भी भाग किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से अछूता नहीं रह गया है। आप देखते होंगे बच्चों, अब हर जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको कंप्यूटर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर्स का वर्गीकरण कई कारकों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे मशीन में प्रयोग की जाने वाली तकनीक और अवयवों पर, इसके कार्य करने के तरीके पर, इससे लिए जाने वाले कार्यों पर और मशीन के आकार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अब इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले है पीढ़ी के आधार पर, और उसके बाद है सिद्धांत के आधार पर, थर्ड है आकार के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर, फोर्थ नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे बच्चों पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। पिछली कक्षा में पीढ़ी के आधार पर वर्गीकरण की चर्चा की गई थी। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसके विषय में। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले अवयवों और तकनीक के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। कितनी पीढ़ियां हैं बच्चों? 5 पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी है? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करती थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित थी, ठीक है। आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था। तो देखा बच्चों आपने, पहली पीढ़ी क्या थी बच्चों? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करती थी। दूसरी पीढ़ी किसका करती थी बच्चों? ट्रांजिस्टर तकनीक का प्रयोग करती थी। और जो थर्ड पीढ़ी थी वो क्या थी बच्चों? इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करती थी, ओके। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स MOS तकनीक और LSI तथा VLSI चिप्स का प्रयोग करते हैं, ओके, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी अभी भी अर्धविकसित है, यानी कि जो 5वीं पीढ़ी है वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का प्रयोग करती है। आगे देखते हैं बच्चों सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। अब सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण कैसे हुआ है ये देखते हैं बच्चों। इनके कार्यों और इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों के आधार पर कंप्यूटर्स को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। कितने में? 3 वर्गों में। कौन कौन से हैं बच्चों ये? एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं बच्चों एनालॉग कंप्यूटर्स के विषय में देखते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी। एनालॉग कंप्यूटर्स निरंतर वोल्टेज या विद्युत धारा प्रवाह में चलते हैं। किस में चलते हैं बच्चों? वोल्टेज या विद्युत धारा प्रवाह में चलते हैं। यह नाम यूनानी भाषा के एनालॉग शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 2 राशियों के बीच समानता का पता करना। जो 2 राशि होती हैं उनके बीच समानता का पता करना, ठीक है। इस कंप्यूटर्स का आउटपुट एक आलेखन पेन द्वारा बनाए गए ग्राफ के रूप में हो सकता है। इन कंप्यूटर्स में अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करने की क्षमता नहीं होती, केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए ही बनाया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर्स की अपेक्षा कम परिशुद्ध होता है। इन कंप्यूटर्स की परिशुद्धता 99% तक
हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी द्वारा किसी रोगी के निरंतर मॉनिटर करना इसका एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में ईसीजी मशीन एक एनालॉग कंप्यूटर होती है। जब आपने देखा है कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसका ईसीजी करते हैं, तो ये एक इसी का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ईसीजी मशीन है, ये पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, और यहाँ पे रोगी की जांच की जा रही है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक इनपुट पर चलते हैं, जिसमें केवल दो अवस्थाएं ऑन और ऑफ अर्थात बाइनरी फर्स्ट और जीरो होती है। ठीक है, साधारणतः कंप्यूटर शब्द का प्रयोग इन बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर्स गणितीय व्यंजकों के परिगणन में और डाटा के संचालन में उपयोगी होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स की परिशुद्धता और गति एनालॉग कंप्यूटर्स की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। ये कंप्यूटर्स आकार में एनालॉग कंप्यूटर्स की तुलना में अधिक छोटे और सस्ते होते हैं। ये काफ़ी लोकप्रिय कंप्यूटर्स हैं। हमारे सामान्य डेस्कटॉप और पीसी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। देख पा रहे हैं बच्चों आप पिक्चर में, ये जो पिक्चर है ये डिजिटल कंप्यूटर्स की है। आगे देखते हैं बच्चों, अब है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, ये जो शो हो रहा है बच्चों, ये क्या है? ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर्स के अवयवों और डिजिटल कंप्यूटर के अवयवों के एकीकरण का परिणाम है। किसका परिणाम है बच्चों? एनालॉग कंप्यूटर के अवयवों और डिजिटल कंप्यूटर के अवयवों का परिणाम है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डाटा या डिजिटल डाटा प्रयोग अथवा प्रस्तुत कर सकता है। यह निरंतर परिवर्तनीय इनपुट को स्वीकार करता है, जिसे फिर डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए डिस्क्रीट और वैल्यूज के एक समूह में बदलता है। प्रोसेसिंग एनालॉग से अधिक तीव्र और परिष्कृत होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स का उपयोग सामान्यतः वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में, औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में या हवाई निर्देशन और नौ संचालन में किया जाता है। इन कंप्यूटर्स का बहुत अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं इनका बहुत अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार कंप्यूटर्स को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से डिजिटल कंप्यूटर्स का किया जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर्स हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर्स की। ये व्यक्तिगत कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम अपने घरों, विद्यालयों और छोटे छोटे कार्यालयों में देखते हैं। जो व्यक्तिगत कंप्यूटर्स होते हैं, आप देखते हैं बच्चों आजकल मोस्टली बच्चे घरों में भी इसका प्रयोग करते हैं। हम स्कूल जाते हैं, उनके ऑफिस में भी वहाँ पर ये वाले कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, और जो छोटे छोटे कार्यालय होते हैं वहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, और ये माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि माइक्रो प्रोसेसर्स में बहुत छोटे चिप होते हैं जो वास्तव में गणितीय एवं तार्किक गणनाओं के विभिन्न संक्रियाओं को निष्पादित करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक या एक से अधिक डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर और एक प्रिंटर होता है। कितना होता है बच्चों? एक प्रिंटर्स होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें लॉजिकल सर्किट होते हैं और यह कई तरह के गणितीय और तार्किक ऑपरेशंस को निष्पादित करता है। माइक्रो प्रोसेसर्स मेमोरी और इनपुट आउटपुट अवयव एक साथ मिलकर माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम कहलाते हैं। पहले माइक्रो कंप्यूटर 8 बिट मशीन होते थे, लेकिन अब 32 बिट मशीन्स भी उपलब्ध है। माइक्रो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी, रैम और रोम होती है। कौन सी होती है बच्चों? रैम और रोम। प्रोसेसिंग के समय प्रोग्राम और डाटा रैम में रहते हैं, जबकि कुछ स्थायी निर्देश रोम में होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को भी 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं बच्चों वो 2 श्रेणियाँ? पहली है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और पोर्टेबल कंप्यूटर्स। अब देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो इसका नाम है बच्चों
उसी से स्पष्ट हो रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर किसी डेस्क के टॉप अर्थात मेज की ऊपरी सतह पर आसानी से रखा जा सकता है। ये पोर्टेबल कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कठिनाई से ले जाया सकता है। ये देखिए बच्चों, ये अटारी VCS है 2600। ठीक है, इनमें कंप्यूटर्स के विभिन्न अवयवों को CPU से विभिन्न पोर्ट्स द्वारा अलग अलग जोड़ा जाता है। कंप्यूटर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय आपको इन्हें निकालना होगा, मतलब इनको अलग अलग करना होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को भी इसके उपयोग के आधार पर 2 उप श्रेणियों में रखा जाता है। ये हैं 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है बच्चों होम कंप्यूटर्स और दूसरी है पर्सनल कंप्यूटर्स। अब होम कंप्यूटर्स के विषय में देखेंगे। ये कंप्यूटर्स गति और क्षमता के हिसाब से सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें एक CPU और एक कीबोर्ड होता है। होम कंप्यूटर्स को साधारण टेलीविज़न से जोड़ा जा सकता है। जो साधारण टेलीविज़न हम घर में देखते हैं उनसे जोड़ा जा सकता है। इसकी मेमोरी 8 से 64 किलोबाइट्स तक हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चों इसकी मेमोरी? 8 से 64 किलोबाइट्स तक हो सकती है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग अधिकांशतः घरों में किया जाता है। ये दैनिक सूचनाओं को स्टोर करते हैं। इनका प्रयोग गेम्स खेलने और शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अटारी VCS 2600 पहला होम कंप्यूटर था। होम कंप्यूटर्स के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ये पिक्चर में बताया था आपको, ये अटारी VCS 2600 है। और कंप्यूटर्स के कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? ये ZX8, IBM PC जूनियर, न्यू ब्रेन, कोमोडोर 64 तथा BBC माइक्रो आदि। आगे देखते हैं बच्चों सेकंड पर्सनल कंप्यूटर्स। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयोग के छोटे व्यवसाय के लिए तैयार किए जाते हैं, मतलब इनको पर्सनल यूज़ के लिए रखे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स में एक मॉनिटर, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क होती है। इनमें 2 प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? स्थायी और अस्थायी। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और CD-ROM स्थायी मेमोरी होती है और रैम अस्थायी मेमोरी होती है। ये 64 बिट मशीन्स होती हैं। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग ग्राफिक कार्यों जैसे CAD, CAM और व्यापारिक कार्यों जैसे टैली आदि के लिए किया जाता है। आजकल इन कंप्यूटर्स का प्रयोग सबसे लोकप्रिय हो गया है। एप्पल कंप्यूटर्स, IBM कॉरपोरेशन तथा ह्यूलेट पैकार्ड आदि कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो इन कंप्यूटर्स के उत्पादन में लगी हुई हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स को PC भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पर्सनल कंप्यूटर्स को PC भी कहा जाता है शॉर्टकट में। आगे देखते हैं बच्चों पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स वे होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, मतलब इनको दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई असुविधा नहीं होती। ये छोटे उपकरण होते हैं जिनमें कंप्यूटर्स के विभिन्न अवयव अर्थात CPU, VDU और विभिन्न मेमोरी डिवाइसेस एक बहुत छोटी पेटिका होते हैं। ये वजन में हल्के होते हैं और इन्हें हाथों में उठाकर आसानी से ले जाया जा सकता है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसमें किसी अवयव को जोड़ने अथवा निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स 3 प्रकार के होते हैं। यह वर्गीकरण इनके आकार और कार्यों के आधार पर किया गया है। ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स की 3 उप श्रेणियाँ निम्न हैं। अब जो इनकी 3 श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहली है बच्चों लैपटॉप कंप्यूटर्स, दूसरी है नोटबुक कंप्यूटर्स और तीसरी है पॉमटॉप कंप्यूटर्स और PDA। अब सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के विषय में। लैपटॉप कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स का आकार किसी ब्रीफ केस के बराबर होता है। इन कंप्यूटर्स के 2 भाग होते हैं, ऊपर का भाग और नीचे का भाग। मतलब जो ये लैपटॉप होते हैं इनके 2 भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग होता है और एक नीचे का भाग होता है। ऊपर का भाग और नीचे का भाग। ऊपर के भाग में डिस्प्ले यूनिट अर्थात मॉनिटर होता है। जब हम इसको खोलते हैं तो इसका जो ऊपरी भाग होता है बच्चों वो क्या होता है, वो मॉनिटर की तरह होता है। और जो नीचे में कीबोर्ड यानी कि CPU, फ्लॉपी ड्राइव आदि होते हैं जो इसका नीचे का भाग होता है। ये कंप्यूटर्स पोर्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें विद्युत आपूर्ति के लिए सेल या बैटरी का प्रयोग होता है। इन कंप्यूटर्स में बहुत कम बिजली खर्च होती है। इन कंप्यूटर्स का वजन करीब
2 या 3 किलोग्राम होता है। यद्यपि ये कंप्यूटर्स छोटे होते हैं, फिर भी ये काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और ये लगभग उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जो एक डेस्कटॉप पीसी कर सकता है। देखिए बच्चों, ये पिक्चर है, ये लैपटॉप कंप्यूटर्स है। अब आगे देखते हैं बच्चों नोटबुक। अभी हमने पढ़ा ये लैपटॉप के विषय में और अब देखते हैं नोटबुक के विषय में। नोटबुक कंप्यूटर्स ये आकार में लैपटॉप कंप्यूटर से अधिक छोटे होते हैं। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, ये लैपटॉप कंप्यूटर है और ये नोटबुक कंप्यूटर है जो आकार में थोड़ा इससे छोटा है। इनमें एक लैपटॉप के सभी गुण होते हैं। जो नोटबुक होता है बच्चों, उनमें लैपटॉप के सभी गुण होते हैं। यद्यपि ये यात्रियों के लिए छोटे और सुविधाजनक डिवाइसेस हैं, क्योंकि इनके छोटे आकार के कारण इन्हें आसानी से जेब में रखा जा सकता है, लेकिन इनमें किसी पीसी और लैपटॉप के बहुमुखी गुण एवं प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती है। इनका वजन अधिकतम 2 किलोग्राम तक होता है। मतलब जो हमारे लैपटॉप होते हैं उनमें 2 या 3 किलोग्राम होता है और इनका वजन 2 किलोग्राम होता है। आगे है बच्चों पॉमटॉप कंप्यूटर्स और पीडीए। पॉमटॉप कंप्यूटर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पीडीए डिवाइस सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। यह आकार में सामान्यतः एक ग्रीटिंग कार्ड के बराबर होते हैं। इनका वजन 1 किलोग्राम से भी कम होता है और इनमें सीमित गुण होते हैं। मतलब इनके जो गुण होते हैं वो सीमित होते हैं पॉमटॉप और लैपटॉप के अकॉर्डिंग। इन कंप्यूटर्स की लोकप्रियता लोगों के बीच काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि सस्ते और कहीं भी ले जाने में आसान होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपकी हथेली में समा जाते हैं। यद्यपि ये लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर्स जितने शक्तिशाली नहीं होते हैं और न ही इनमें उनके बराबर फीचर्स होते हैं, फिर भी इनके द्वारा आप यात्रा के समय गणना कार्य कर सकते हैं। ये पिक्चर है बच्चों पॉमटॉप कंप्यूटर्स की। इन तीनों के अतिरिक्त हम लोग द्वारा किए जाने वाले साधारण मोबाइल फोन्स में भी काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं और अब ये अत्यंत बहुमुखी गुणों से संपन्न होते हैं। कुछ मोबाइल फोन्स तो इतने उत्तम हैं जितने कि उपलब्ध सर्वोत्तम पीडीए डिवाइसेस। इसके अतिरिक्त इनमें ब्लूटूथ तकनीक का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, जिस कारण ये डिवाइसेस इंटरनेट से भी जुड़ जाती हैं। ब्लूटूथ तकनीक द्वारा पीसीज तथा अन्य विभिन्न डिवाइसेस जैसे पीडीए व लैपटॉप आदि के मध्य बिना तार की कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकती है। इस तकनीक ने व्यापक उपयोग वाले मोबाइल को ब्लूटूथ लगे विभिन्न उपकरणों से जुड़ने की क्षमता प्रदान की है। इससे सूचना का स्थानांतरण और प्रोसेसिंग कार्य काफ़ी सरल हो गया है। अब आप जब चाहें अपनी पीडीए, नोटबुक और मोबाइल में डाटा और सूचना स्टोर कर सकते हैं, फिर भी बाद में अपनी सुविधानुसार उन्हें अपने पीसी में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये पिक्चर है बच्चों, ये पीडीए डिवाइसेस की पिक्चर है। आगे देखते हैं बच्चों मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं इसके विषय में देखते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और लगभग 5 गुना तेज होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और लगभग 5 गुना तेज होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स एक समय में बहुत से प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर्स की अपेक्षा अधिक मेमोरी, तेज गति और डाटा स्टोर करने की उच्च क्षमता होती है। इन कंप्यूटर्स में मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो पाती है और एक समय में एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। इनकी कीमत कुछ लाख रुपए से लेकर कई लाख रुपए तक हो सकती है। साधारणतः इनका प्रयोग उन विभागों में होता है जहां नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है, जैसे रेलवे आरक्षण व्यवस्था, मौसम पूर्वानुमान व्यवस्था आदि। पीडीपी पहला मिनी कंप्यूटर था। जो पीडीपी था बच्चों वो क्या था? वो पहला मिनी कंप्यूटर था। हनीवेल 200 पीडीपी 11 मिनी कंप्यूटर्स के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब देखते हैं बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये बच्चों पीडीपी फर्स्ट की पिक्चर है यहाँ पर। अब बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। ये काफ़ी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। इनके लिए एक बड़ा वातानुकूलित कमरा आवश्यक है। इन कंप्यूटर्स की एक मुख्य मेमोरी बहुत बड़ी होती है। जो इनकी मुख्य मेमोरी होती है बच्चों वो बहुत बड़ी होती है, जो 16 मेगाबाइट से लेकर 542 मेगाबाइट से अधिक हो सकती है। इन कंप्यूटर से तीर प्रिंटर, लार्ज स्टेप यूनिट्स व उच्च सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जुड़े होते हैं। क्योंकि ये सभी
पेरिफेरल्स एक विशाल पेटीनुमा फ्रेम में होते हैं, इसलिए ये कंप्यूटर्स मेन फ्रेम में कंप्यूटर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग एक साथ 128 प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। मतलब जो इनका प्रयोग 128 प्रयोगकर्ता एक साथ कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इन सिस्टम्स का मुख्य रूप से उपयोग विश्वविद्यालयों, बड़े औद्योगिक संस्थानों और बैंकों में होता है, जहां बड़े पैमाने पर डाटा होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या IIT विश्वविद्यालयों और अन्य बड़े संस्थानों जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या BHEL और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन या ONGC में ऐसे बहुत से कंप्यूटर्स हैं। अब देखते हैं बच्चों सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स के विषय में बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स किसी अन्य कंप्यूटर से अधिक तेज गति से निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें कई प्रोसेसर्स होते हैं और समांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है। इन कंप्यूटर्स में बबल मेमोरी का प्रयोग होता है। बबल मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस होती है। यह स्थिर या स्थायी मेमोरी डिवाइस होती है। यह एक ऐसे पदार्थ की पतली परत से बनी होती है जिसे चुंबकित किया जा सकता है। यह पदार्थ पर छोटे छोटे बुलबुले पैदा करती है। ये अन्य मेमोरी डिवाइसेस की तुलना में अधिक स्थायी होती है, लेकिन ये बहुत लोकप्रिय नहीं है। मतलब जो ये मेमोरी है ये अधिक लोकप्रिय नहीं है। इनमें कैशे मेमोरी का प्रयोग होता है। कैशे मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो CPU और रैम के बीच स्थित होती है। यह प्रोसेसिंग की गति बढ़ाती है। सुपर कंप्यूटर में कैशे मेमोरी बहुत विशाल होती है। कैशे मेमोरी के कारण ही सुपर कंप्यूटर्स की गति तेज होती है और ये महंगे होते हैं। ये एक सेकंड में अरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकते हैं और इनका जो प्रयोग होता है बच्चों जटिल वैज्ञानिक कार्यों जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, हवाई जहाज़ों और भू स्टेशनों में किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर्स के रिसर्च एंड कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा विकसित किया गया था। क्रे एक्स MP24 CDC 205 तथा परम सुपर कंप्यूटर्स के अन्य उदाहरण हैं। परम का निर्माण डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग या CDAC द्वारा किया गया था। अब देखते हैं बच्चों प्रयोगों के आधार पर इसका वर्गीकरण। इस प्रकार के वर्गीकरण में कंप्यूटर को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं बच्चों वो दो भाग? पहला है सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर और दूसरा है विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर्स। अब सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? इन्हें सर्वोपयोगी डिजिटल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी भी तरह के कार्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कि भुगतान रजिस्टर बनाना, ग्राफ विश्लेषण करना आदि। इन कंप्यूटर्स को भी दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली है बच्चों व्यापारिक कार्य कंप्यूटर्स और दूसरी है वैज्ञानिक कार्य कंप्यूटर्स। अब व्यापारिक कार्य कंप्यूटर्स कैसे होते हैं बच्चों? सभी व्यापारिक कार्य कंप्यूटर्स बड़ी मात्रा में डाटा का प्रयोग करते हैं। इन कार्यों में जटिल गणनाओं की कम संख्या को कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए इन्हें तेज गति वाले इनपुट डिवाइसेस और स्टोरेज मीडियाज की आवश्यकता होती है, जबकि CPU की प्रोसेसिंग गति धीमी हो सकती है। आगे है बच्चों वैज्ञानिक कार्य कंप्यूटर्स। सभी वैज्ञानिक कार्य जटिल गणनाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें एक तेज गति वाले CPU की आवश्यकता होती है। CPU में सभी प्रकार के प्रोसेसर्स होने चाहिए, जैसे क्रो प्रोसेसर्स और एरे प्रोसेसर्स। क्रो प्रोसेसर्स ऐसे चिप होते हैं जिन्हें कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है, जैसे गणितीय गणनाएं या ग्राफिक या प्रदर्शन आदि। ये मुख्य प्रोसेसर की सहायता उसके कार्यों में करते हैं। ये सामान्यतः उन कार्यों को क्रियान्वित करने में अधिक तीव्र होते हैं जिनके लिए ये बने होते हैं। दूसरी ओर एरे प्रोसेसर्स बड़ी और जटिल गणनाओं को करने में सक्षम होते हैं, विशेष रूप से एरे और मैट्रिक्स से संबंधित। चूंकि ये प्रोसेस करने में मदद करते हैं, इसलिए इनपुट आउटपुट
उपकरण और स्टोरेज मीडिया धीमे हो सकते हैं क्योंकि डाटा की मात्रा काफ़ी कम होती है। आगे है बच्चों विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स को कुछ सीमित प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है, जो विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं, अर्थात इन्हें किसी खास वर्ग की एप्लीकेशंस में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। कुछ कंप्यूटर्स का प्रयोग नौका चालन, उपग्रह, हवाई जहाज़ों और प्रोसेसिस उद्योग आदि कुछ विशेष कार्यों को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण घर में प्रतिदिन प्रयोग होने वाली वॉशिंग मशीन में लगा कंप्यूटर, जो वॉशिंग मशीन होती है बच्चों उसमें लगा कंप्यूटर, इसका एक उदाहरण है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।